एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था कि बाद में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद में पेश हो चुका है। इसको लेकर आपका एक सवाल हो सकता है। सवाल ये कि अगर ये बिल पास हो गया तो आखिर क्या बदल जाएगा। इसका जवाब ये है कि इसके पास होने के बाद एक ही चुनाव में आपको देश के प्रधानमंत्री और अपने राज्य के मुख्यमंत्री को चुनने का अधिकार होगा। दोनों के लिए आपको एक ही चुनाव में अलग अलग वोट डालने होंगे। ये सुनने के बाद आपका एक और सवाल हो सकता है। सवाल ये कि क्या ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है। इसका जवाब ना में है। हाँ वालों के पक्षों मंत्री जो विधेयक को प्रस्तावित करें। ऑनरेबल स्पीकर सर, अमेंडमेंट बिल 2024 आई इंट्रोड्यूस द बिल। वन नेशन वन इलेक्शन आज़ादी के बाद भारत को विरासत में मिला। भारत के पहले आम चुनाव के दौरान बाकी जगहों पर मतलब बाकी राज्यों में एक ही साथ चुनाव हुए थे। लेकिन कहा यह जाता है कि देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू और पीएम रही उनकी बेटी इंदिरा गांधी के कुछ फैसलों की वजह से वन नेशन वन इलेक्शन पटरी से उतर गया। उनके कौन से फैसलों ने वन नेशन वन इलेक्शन को पटरी से उतारा, उसी पर बात करेंगे इस स्टोरी में। जाते जाते ये भी डिस्कस करेंगे कि इस मामले में सरकार का और विपक्ष का क्या तर्क है। संवैधानिक अधिकार है, उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जब से चुनाव शुरू हुआ वन नेशन वन इलेक्शन ही था, एक ही साथ चुनाव होता था, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आजाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने लगभग पूरे भारत पर एक छत्र राज कायम किया। हालांकि 1957 में हुए दूसरे चुनाव में ही कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो गई। केंद्र में तो नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाने में सक्सेस हासिल की, लेकिन साउथ के एक राज्य में कुछ अद्भुत हुआ। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव जीत गई। ये जीत इसलिए ऐतिहासिक थी कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी कम्युनिस्टों की, लाल झंडे वालों की, लेफ्ट वालों की ये पहली चुनी हुई सरकार थी। राज्य के सीएम बने ईएमएस नंबूदरीपाद। लेफ्ट का लाल झंडा उठाने से पहले ईएमएस कांग्रेसी रह चुके थे। केरल में कांग्रेस के टूटने के बाद ही सीपीआई एग्जिस्टेंस में आई और कई रिसर्च ड्रिवन आर्टिकल्स में लिखा गया कि तब की केरल की लेफ्ट पार्टी कांग्रेस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन थी। ये बात देश की लगभग हर पार्टी पर लागू होती है। लगभग हर पार्टी कांग्रेस से निकलकर बनी है। और अगर वापस से बात करें 1957 के चुनाव की, तो ये चुनाव 28 फरवरी से 11 मार्च के बीच हुए। तब केरल में विधानसभा की 128 सीटें थीं। इनमें से 60 पर लेफ्ट को जीत मिली और 5 इंडिपेंडेंट्स के सपोर्ट से लेफ्ट ने सरकार बना ली। जीत के बाद 5 अप्रैल 1957 को ईएमएस ने सीएम पद की शपथ ली। उनके सीएम बनने से सिर्फ नेहरू नहीं बल्कि अमेरिका तक कंसर्न था। अमेरिका को कम्युनिस्टों के हाथों में केरल की सरकार जाने की चिंता थी। हालांकि नेहरू ने तब कम्युनिस्टों को एक मौका देने का फैसला किया। मौका देने के पीछे राज्य के सीएम का वो वादा था जिसमें कहा गया था कि पार्टी भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही हर एक फैसला लेगी और कभी भी केरल को एक कम्युनिस्ट देश बनाने की कोशिश नहीं करेगी। नेहरू के लिए एक और राहत की बात थी। इस चुनाव में कांग्रेस को कम्युनिस्टों से ज्यादा वोट मिले थे। मतलब साफ था कि ये कम्युनिज्म के बजाय भारत में पैदा हुई एक कम्युनिस्ट पार्टी की जीत थी। जीत के पीछे मोटा मोटी वही वादे थे जो कांग्रेस ने किए थे, लेकिन इसमें कम्युनिज्म का छौंका और लगा दिया गया। सत्ता में आने के बाद जो लेफ्ट की सरकार थी उसने जमीन सुधार से लेकर लेबर सुधार जैसे कई बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिक्षा में सुधार करने की कोशिश की, तब द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो केरल का कैथोलिक चर्च है, एक नायर सर्विस सोसाइटी है और जो मुस्लिम लीग है, इन तीनों ने मिलकर लेफ्ट की सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया।
कांग्रेस मौका देखते इनके साथ मिल गई और लेफ्ट के खिलाफ लिबरेशन स्ट्रगल शुरू कर दिया। लिबरेशन स्ट्रगल से जुड़े जो प्रोटेस्ट थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वायलेंट हो गए। हिंसक हुए प्रदर्शनों की आड़ में कांग्रेस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जताने लगी। उठापटक के बीच ईएमएस ने नेहरू तक संदेश भिजवाया कि षड्यंत्र करके उनकी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। नेहरू से शिकायत की गई कि चर्च, नायर सोसाइटी और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस वाले भी केरल की सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तब कांग्रेस की प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी हुआ करती थी। नेहरू ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इंदिरा से इस मामले पर चर्चा करने को कहा। हालांकि तब की लेफ्ट का आरोप था कि इस मामले में नेहरू गंभीर होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। इसी सब के बीच एक महिला की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। वो मछुआरे का काम करती थी और जिस समय उसकी मौत हुई तब वो प्रेग्नेंट थी। मौत पुलिस की फायरिंग में हुई थी। इस महिला की मौत कम्युनिज्म के विरोध का सिंबल बन गया। पहले से चल रहे लिबरेशन स्ट्रगल की आग में इस मौत ने घी का काम किया। 31 जुलाई 1959 को केरल की कम्युनिस्ट सरकार को नेहरू की केंद्र सरकार के कहने पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बर्खास्त कर दिया। केरल में आर्टिकल 356 लगा दिया गया और केरल की विधानसभा को भंग कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के तब के माउथपीस न्यू एज ने लिखा कि इतिहास इसके लिए कभी भी नेहरू को माफ़ नहीं करेगा और ईएमएस ने कहा कि जिसको पीलिया होता है उसको सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है। नेहरू जी का 1964 में निधन हो गया और इसके बाद 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी एक बार फिर से वापसी करने में केरल में सक्सेसफुल रही। ईएमएस फिर से सीएम बने। हालांकि ये दिन देखने के लिए नेहरू जी मौजूद नहीं थे। वो भले ही लेफ्ट की वापसी देखने के लिए ना हो, लेकिन उनके एक्शंस की छाप हमेशा के लिए रह गई। मानने वाले मानते हैं कि पीएम नेहरू और तब की कांग्रेस प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी ने ईएमएस की सरकार को बर्खास्त करने का जो फैसला किया वो भारत में एक देश एक चुनाव को पटरी से उतारने का स्टेप 1 था। स्टेप 2 का एलिगेशन सीधे सीधे इंदिरा गांधी पर लगाया जाता है। हालांकि इंदिरा के पीएम बनने के बाद भी भारत में एक देश एक चुनाव हो रहे थे और इंडिया में आखिरी बार वन नेशन वन इलेक्शन 1967 में हुआ। तब एक ही फेज में 15 से 21 फरवरी के बीच आम चुनाव करवाए गए। तब देश की पीएम इंदिरा गांधी थी। ये देश का चौथा आम चुनाव था और ये वो दौर था जब नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्रियों के देहांत के बाद कांग्रेस में इसकी लड़ाई चल रही थी कि आखिर इस सबसे पुरानी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कौन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद 1952 में देश के पहले जनरल इलेक्शंस हुए। इसमें कांग्रेस का एक छत्र राज कायम हो गया। इसके बाद 57 और 62 के चुनाव में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकारें बन गई। अपने निधन के पहले 1964 तक जवाहरलाल नेहरू देश के पीएम रहे। उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के पीएम बने और शास्त्री जी से नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच जिस 1960 के दशक में पीएम के कुर्सी का रोटेशन हो रहा था वो डेकेड इंडिया के लिए पॉसिबली सबसे उठा पटक वाला डेकेड था। इसी डेकेड में इंडिया ने गोवा को लिबरेट कराया पुर्तगालियों से। अभी लिबरेशन का जश्न चल ही रहा था कि 62 में भारत और चीन का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में मिली करारी हार ने नेहरू को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। 64 में नेहरू का निधन हो गया। उनकी जगह पीएम बने शास्त्री जी। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका भी निधन हो गया। इसके ठीक पहले 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी तक का, इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। इस तरह के वॉर्स और पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच देश के कई हिस्सों में सूखे और अलगाववाद का मामला पीक पे था। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी थी और तब देश बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था। इन तमाम वजहों से सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ऐसे संकट के बीच इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए इंदिरा को कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी चुनाव में मोरारजी देसाई को हराना पड़ता है। मोरारजी को मिली हार और इंदिरा को मिली जीत की छाप 1967 के आम चुनाव में भी दिखाई देती है।
छाप कांग्रेस में पड़ी सबसे बड़ी दरार की। दरअसल तब नेहरू जी के गुजरने के बाद जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग होता चला गया। तब दीनदयाल उपाध्याय की लीडरशिप में आज की भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था और ये एक मजबूत राजनीतिक ताकत हुआ करती थी उस दौर में। ये वो दौर था जब कांग्रेस को पहली बार सी राजगोपालाचारी और जेबी कृपलानी की इंडिपेंडेंट पार्टी, जिसको हिंदी में स्वतंत्र पार्टी कहते हैं, और राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से कड़ी चुनौती मिलना शुरू हो गई थी। ये वो दौर था जब कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी। अगर डेटा की बात करें तो 62 के चुनाव तक कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा की 50% से ज़्यादा सीटें जीतती आई थी और कांग्रेस के ऐसे एक छत्र राज को चुनौती देने के लिए लोहिया जैसे कद्दावर नेता ने कांग्रेस हटाओ जैसा नारा दिया था। इसी नारे की और ज़मीनी मेहनत की बदौलत लोहिया 1963 में यूपी के फारुखाबाद से हुए उपचुनाव में जीतकर संसद पहुंचे। उनकी जीत के अलावा नॉर्थ इंडिया में लोहिया के पिछड़ा पावे 100 में 60 के नारे ने कांग्रेस को कमजोर किया। पिछड़ा माने ओबीसी समाज, और नारे का मतलब है कि पिछड़ों को 100 में से 60% का हक मिलना चाहिए। इधर नॉर्थ में लोहिया का जलवा था, उधर तमिलनाडु में डीएमके के साथ हाथ मिलाकर स्वतंत्र पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया। देश के ऐसे हालात और कांग्रेस के विरोध के बीच अगर 1967 के चुनाव की बात करें तो कुल 520 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 283 पे जीत मिली। मतलब पार्टी को अपने बूते पूर्ण बहुमत मिल गया। लेकिन ये देश में 1952 के बाद हुए जितने भी आम चुनाव थे उनमें से कांग्रेस का ये सबसे बुरा प्रदर्शन था। विपक्ष के मामले में जो स्वतंत्र पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा 44 सीटें मिली। भारतीय जनसंघ को 35, डीएमके को 25, संसोपा को 23, पीएसपी को 13 और सीपीआई यानी लेफ्ट के एक धड़े को 23 और लेफ्ट का एक और धड़ा है सीपीएम, उसको 19 सीटें मिली। मामला यहीं तक नहीं था। जो स्वतंत्र पार्टी है वो कई और राज्यों में मेन अपोजिशन बन के इमर्ज हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि 1967 के चुनाव से पहले कांग्रेस को इस तरीके का झटका कभी नहीं लगा था। नीम चढ़ा करेला ये था कि विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त विधायक दल के नाम से एक अलायंस बना लिया और कई राज्यों में सरकार बना ली। हालांकि कांग्रेस को 13 राज्यों में जीत तो मिली थी, लेकिन बिहार से लेकर पंजाब, राजस्थान, यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे कई बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स कांग्रेस के हाथ से निकल गए। इस समय जबरदस्त दल बदल का दौर चल रहा था और अद्भुत तानों बानों से सरकारें बनाई जा रही थी। जैसे कि बिहार का एक एग्जाम्पल है, बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है। यहाँ से अपनी पार्टी जन क्रांति दल के इकलौते विधायक का नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। संयुक्त विधायक दल के वो नेता बन गए, साथ आ गए सब, और 5 मार्च 1967 को उनको सीएम पद की शपथ दिला दी गई। इसी तरह कई और मामले कई राज्यों से देखने को मिले। मतलब कई राज्यों में तो सतरंगी सरकारें बनी जिनमें लेफ्ट, राइट, सेंटर सब मिल गए और कुछ जगहों पर दर्जन भर से ज़्यादा पार्टियों ने हाथ मिलाकर सरकारें बना ली। ऐसे में हुआ ये कि संयुक्त विधायक दल की जो खिचड़ी सरकारें थी वो एक एक करके गिरने लगी, जिसकी वजह से 68 और 69 के बीच कई राज्यों में मिड टर्म इलेक्शंस करवाने पड़े। ये वो दौर था जब भारत की राज्य सरकारों में भारी अस्थिरता आ गई और ऐसी अस्थिरता के बीच 1969 में ही राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का भी निधन हो गया। उनकी मौत के बाद हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस में जो पड़ी दरार थी वो खाई में तब्दील हो गई। इसी चुनाव ने कांग्रेस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। मोरारजी देसाई और के कामराज जैसे नेताओं ने मिलकर कांग्रेस ओ बनाई और इंदिरा गांधी के हिस्से आई कांग्रेस आर। कांग्रेस के बंटवारे से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और बढ़ गई। कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कई राज्यों की सरकारें बदल गई। ऐसी उथल पुथल के बीच 1971 में इंदिरा गांधी ने तय किया कि समय से 15 महीने पहले लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि उनके इस फैसले से पहले ही कई राज्यों में मध्यावधि चुनाव हो चुके थे, जैसे कि हरियाणा में 68 में, बिहार, पंजाब, यूपी और बंगाल में 69 में और केरल में 1970 में चुनाव करवा दिए गए थे मिड टर्म। ऐसे में या तो इन राज्यों की सरकारों को भंग करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते थे या देश एक चुनाव को अलविदा कह सकता था। एक देश एक चुनाव को अलविदा कहे जाने का फैसला ले लिया गया और आने वाले सालों में देश में राजनीतिक जो अस्थिरता थी वो बढ़ती चली गई और जो देश है वो धीरे धीरे एक देश एक चुनाव को भूल गया। हालांकि 1982 में चुनाव आयोग ने फिर से एक देश एक चुनाव की सिफारिश की।
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी का भी मानना था कि इस ओर लौटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि जब वाजपेयी और आडवाणी एनडीए की सरकार चला रहे थे तो इस सरकार का टर्म 30 सितंबर 2004 को पूरा होना था, जबकि इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा भंग कर दी गई, करीब 6 महीने पहले भंग कर दी गई और चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बूमिंग इकोनॉमी और पाकिस्तान के साथ सुधरे रिश्तों का बीजेपी वाले फायदा उठाना चाहते हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया और नतीजों के बाद सरकार नहीं बन पाई। एनडीए की जगह 2004 में कांग्रेस वाली यूपीए की सरकार बनी और पीएम बने मनमोहन सिंह। 2014 तक मनमोहन सिंह पीएम रहे और उनके पीएम रहते ये मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद ये फिर से चर्चा में आया। 2023 में इसे अमली जामा पहनाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंडर एक कमेटी का गठन किया गया। हालांकि अगर ये बिल आने वाले दिनों में पास हो भी जाता है तो 2034 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। महिला आरक्षण की तरह इसको भी सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ दिया गया है। इन दोनों से जोड़े जाने की वजह से पास होने के बाद भी 2034 में भी इसके लागू होने पर सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि सेंसस तो सरकार करवा लेगी, लेकिन डिलिमिटेशन पर किसी भी सरकार को जो साउथ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सरकारें हैं उनके घोर विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि एक देश एक चुनाव की तरफ लौटने से जुड़े 2 बिल हैं। अभी हाल ही में इनको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अब जेपीसी इस पर गौर करेगी। देश के हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे पर भी जनता की राय 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़े का मानना है कि अगर लोकसभा के साथ देश के सभी राज्यों के चुनाव होते हैं तो हर 5 सालों पर 2 बार अपने नेताओं को उनके काम का जो हिसाब जनता लेती है वो हिसाब लेने का अधिकार जनता से एक बार का हो जाएगा और एक अधिकार छिन जाएगा। जबकि कोविंद कमेटी का आर्गुमेंट ये है कि अगर एक देश एक चुनाव की तरफ लौटते हैं तो पैसों की बचत होगी, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से समय बर्बाद होता है वो बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जा सकेंगे और इससे जीडीपी ऊपर जाएगी, जीडीपी बढ़ने लगेगी। हालांकि ये नहीं बताया गया कि एक देश एक चुनाव से कितने पैसों की बचत होगी। क्या इस बचत की कीमत इतनी होगी कि वोटरों से राज्य के चुनाव में अलग समय पर और केंद्र के चुनाव में अलग समय पर नेताओं को सबक सिखाने का जो अधिकार है वो छीन लिया जाए? इसके लिए जितने ईवीएम्स और वीवीपैट मशीन्स की दरकार होगी उस पर चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग 9300 करोड़ का खर्च आएगा और हर 15 साल पर इन्हें बदलने की दरकार होती है। मतलब ये कॉस्ट भी ऊपर चला जाता जाएगा। वहीं एक तर्क ये भी है कि चुनाव में रेवड़ी कल्चर घटेगा, कोविंद कमेटी का कहना है। लेकिन 5 सालों तक वोट नहीं कर पाने से जनता में जो नाराजगी होगी उसको शांत करने के लिए हो सकता है कि सरकार को रेवड़ियों के मामले में अपना जो खजाना है वो पहले से बहुत ज़्यादा खोलना पड़े, ऐसा मानना है कई लोगों का। अपोजिशन का ये भी कहना है कि ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, लोगों के अधिकार से खिलवाड़ होगा, आम चुनाव की लहर में राज्यों के मुद्दे खो जाएंगे। अगर नए राज्य बने तो एक देश एक चुनाव के मामले में क्या लागू किया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा उनका चुनाव साथ में। अगर कहीं की सरकार गिर गई तो क्या होगा, अगर पूरी की पूरी पार्टी दल बदल ले तो क्या होगा। जम्मू कश्मीर और मणिपुर जैसी स्थिति में अगर कहीं प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है तब क्या होगा। डर ये भी है कि कहीं एक ही पार्टी पूरे देश को एक देश एक चुनाव जैसी स्थिति में मोनोपोलाइज मत कर ले जाए। इस स्टोरी में हमने आपको नेहरू द्वारा बर्खास्त की गई पहली राज्य सरकार से लेकर इंदिरा गांधी और बीजेपी के समय में जो चुनाव है वो समय से पहले कराने जैसे तमाम फैक्ट्स बताए। हमने आपको ये भी बताया कि एक देश एक चुनाव के समर्थकों और विरोधियों के क्या तर्क हैं। कमेंट करके आप बताइएगा कि देश में एक चुनाव होना चाहिए या नहीं, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि एक देश एक चुनाव की जो डिबेट है उस पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो, डिबेट शुरू हो। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो नेहरू का दौर है, इंदिरा गांधी का दौर है, वाजपेयी और आडवाणी का दौर है, उनसे जुड़े जो किस्से हैं उनके दिलचस्प किस्सों और कहानियों से भरी स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।